हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज साल पेपर जो है कंप्लीट कराया जा रहा था, जो कि ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। ये लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जिसमें कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं सभी को इस बुक में दिया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 होने वाली है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट जो है साइंस प्लस जीके, सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार साल पेपर जो है इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जिसमें आपको 234 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो है दिया गया है इस बुक में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड है, विस्तृत व्याख्या साहित्य इस पुस्तक में जो है दिया गया है, जिसमें कि आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो है 1 होने वाली है, जिसमें सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि मैराथन क्लास है। और सभी पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर पेपर जो है क्वेश्चन वो एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, और परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से आएंगे। इस पुस्तक से जो है आपको परीक्षा में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला वीडियो यदि ना देखे हों तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके वॉचिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सब्जेक्ट है जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो इससे रिलेटेड जो भी अब तक के आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न वो सभी एक बाय एक करके देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें पहला टॉपिक है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा जैविकी या जीवाश्म विज्ञान या वर्गीकरण या पूरा वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। और इसका फैक्ट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान क्या है? तो नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी क्या है? तो ये मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषध विज्ञान अर्थात फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में जो है जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है कि व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, या साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था करना, या जीव की विभिन्न वर्गीकी की सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। और डी विकल्प कह रहा है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोनोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो इसमें डी विकल्प आपका जो है ये सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत संरचना और कार्य। सेल जो है थियरी, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये जो है जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल की बात कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए प्रीवियस ईयर पेपर में सभी को एक बाय एक करके देखेंगे।
पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोशिका में जो है 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या गाल्जी काय में होती है? तो इनमें से आपको बताना है। तो ये होता है कोशिका द्रव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया को कोशिका द्रव में होती है। और कोशिका द्रव एक जैली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम्स और इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला विकल्प कह रहा है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कह रहा है लवक और गाल्जी काय, तीसरा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय, चौथा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो ये होता है जो है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है और इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नीली हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोशिका का पहचान करना है कि ये कौन सी कोशिका है। इसका जो है पहचान आपको करना है। ये वृक्क कोशिका है या पेशी कोशिका है या अस्थि कोशिका है या तंत्रिका कोशिका है? तो बताइए आप लोग कौन सी कोशिका है? तो ये जो है न्यूरॉन्स है, अर्थात तंत्रिका कोशिका जो है ध्यान रखिएगा। उपयुक्त चित्र तंत्रिका कोशिका को प्रदर्शित करती है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के रूप में भी जाना जाता है और यह मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न भागों में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक पूछ रहा है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप लोग जानते होंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50s या 40s, 60s और 40s या 50s और 30s और 0s और 30s? तो इनमें से आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की उप इकाई आपसे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 50s और 30s। यदि यूकैरियोटिक पूछा जाए तो 70s और 80s होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं और ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50s और 30s की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं और राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परासरण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है स्थानांतरण कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है और यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइडेन और स्वान दोनों वैज्ञानिक हैं ने दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है?
इन्होंने बताया है कि कोशिका सिद्धांत जो है किन जीवों पर लागू नहीं होता है, कवकों पर नहीं, या जंतुओं पर, या विषाणुओं पर, या शैवालों पर लागू जो है नहीं होता है। तो ये विषाणु पर जो है लागू नहीं होते हैं। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। 5 बनते हैं, 3 बनते हैं, 6 बनते हैं, या 2 बनते हैं। तो ये जो है 3 अणु बनते हैं, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पाइरूवेट कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर भी सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के चरणबद्ध रूप से ऑक्सीकरण से गुजरता है और 3 अणुओं का उत्पादन करता है, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और क्रेब्स या साइट्रिक एसिड चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिकी घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस कोशिकी घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को, गाल्जी काय को जाना जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या हरित लवक को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है और इसलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। जिस प्रक्रिया से राइबोसोम प्रोटीन उत्पादन करता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती है फ्लोराइड और कैल्शियम की बनी होती है, या कैल्शियम और फास्फोरस की। तो हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस के। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2 विकल्प दिए गए हैं, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो कैल्शियम Ca और फास्फोरस P के यौगिक से बनी होती हैं। हड्डियों के ऊतकों की कठोरता के लिए यही यौगिक जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश कोश की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। ऊर्जा मुद्रा आपसे पूछा गया है। पाइरूवेट होती है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, या ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होती है, या ग्लूकोज होता है। तो आप लोग DNA का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में लिख करके। अधिकांश कोशिकी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है। तो ये ATP होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। अधिकांश कोशिकी प्रक्रियाओं के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP और ऊर्जा मुद्रा ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह एक जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवी किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट में परिवर्तन हो जाता है। एथेनॉल प्लस लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में, या लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में, या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में, या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित होता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में। इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवी किण्वन की भांति जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है
और इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सहजीव को सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं और इसका प्रयोग बिस्किट, पाव रोटी, शराब, दही आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन में होता है तो क्लोरोप्लास्ट में विघटन होता है या कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक द्रव में होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट कई उपापचय पथों में एक प्रमुख बायोमॉलिक्यूल है और यह ग्लाइकोलाइसिस के प्राथमिक उत्पादक के रूप में सबसे उल्लेखनीय है। ग्लाइकोलाइसिस जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है जो ग्लूकोज के एक अणु को पायरुवेट के 2 अणु में परिवर्तित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसकी खोज जो है अल्टमैन 1886 में की थी। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यदि पूछा जाए तो अल्टमैन ने की थी कब? 1886 में। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आगे है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की जो है आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो है आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है। ध्यान रखिएगा, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन अर्थात टूटने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एटीपी, एडीपी और डीएनए, आरएनए ये सभी आप पूरा नाम इसका फुल फॉर्म जो है ध्यान रखिएगा। तो दिया गया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है या एडेनिन टेट्राफॉस्फेट होता है या एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट होता है या डी विकल्प आपसे कह रहा है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो एटीपी का पूरा रूप आपसे पूछा गया है, तो ये होता है ए से होता है एडेनोसिन, टी से ट्राइफॉस्फेट होता है। ध्यान रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो विकल्प जो है ए सही है। एटीपी का पूर्ण रूप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और जीवन की ऊर्जा मुद्रा माना जाता है क्योंकि यह अणु हमारे जीवन के दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा संचय करने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे आमतौर पर सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विघटन होता है और किस कोशिकांग में घटित होता है? ये केंद्रक में, लाइसोसोम में, कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में जो है विघटित होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव में। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं, पहला है अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया को द्वारा जो है एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट और 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकियों के मौजूद में नहीं होता है? तो किसके मौजूद में जो है कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों के मौजूद में नहीं होता है? कोशिका द्रव,
केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति या राइबोसोम की उपस्थिति में नहीं होता है। तो किस में जो है नहीं होता है, तो ये केंद्रक झिल्ली में नहीं होता है। कोशिका के केंद्रक का वह कोश की घटक जो अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतः प्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है और जिस प्रकार राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? यकृत कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या मस्तिष्क कोशिकाएं करती हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कमेंट बॉक्स में पूरा नाम जो है आप लोग लिखिएगा फ्रेंड। तो कौन सी जो है कोशिका है जो अपने आकार को बदलने में क्षमता रखती है? तो ये कोशिका है डब्ल्यूबीसी, ध्यान रखिएगा, वाइट ब्लड सेल्स। मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। प्रतिरक्षात्मक क्रियाएं या कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इन्हें क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? SER क्या है ये आप लोग बताइएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। विकल्प कह रहा है औषधियों और विषों का निराविषीकरण या लिपिड और संश्लेषण का या प्रोटीन या संश्लेषण का या जटिल शर्कराओं का संश्लेषण करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये औषधियों और विष का निराविषीकरण जो है किया जाता है। कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में SER अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है और जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण अर्थात निर्मुक्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? 37.2 किलो जूल प्रति मोल या 30.5 किलो जूल प्रति मोल या 31.5 किलो जूल प्रति मोल या 35.6 किलो जूल प्रति मोल जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये जो है ऊर्जा 30.5 किलो जूल प्रति मोल उत्सर्जित होती है। ATP के टर्मिनल लिंक को पानी का उपयोग करके तोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा 30.5 किलो जूल प्रति मोल है और यह ऊर्जा ATP के हाइड्रोलिसिस जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जिससे ATP का एक अणु ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक अणु अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक उच्च ऊर्जा फास्फेट बंधन टूट जाता है और जिससे ऊर्जा निकलती है जो कोशिका कार्यों को चलाने के लिए उपयोग की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकेंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है और दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प आपका चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदी होती है। दूसरा कह रहा है अत्यधिक छोटा आकार होता है। तीसरा कह रहा है विकल्प कि एकल गुणसूत्र होता है और डी विकल्प कह रहा है कि इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काभ कहलाता है। गलत आपसे पूछा गया है तो गलत जो विकल्प है वो पहला विकल्प है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदी इसमें होती है। प्रकेंद्रीय कोशिकाओं की प्रमुख कोशिकाएं यह
अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है और इसका नाभिकीय क्षेत्र का केंद्राकाभ कहलाता है। और प्रकेंद्री की जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद करके नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पशुओं में पाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। लाइसोसोम, गाल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम या राइबोसोम। तो ये जो है कोशिका कह रहा है, कोशिका केवल पशुओं में पाई जाती है, तो वो कोशिका है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है और इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। ध्यान रखिएगा, 1955 में डी डुवे नामक वैज्ञानिक जो हैं ये लाइसोसोम की खोज किए थे और इसका प्रमुख कार्य कोशिका के एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है और भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है आपका पादप कोशिका, प्लांट सेल। प्लांट सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको एक बाय एक करके देखेंगे। तब तक आप वीडियो को अभी तक लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पे आपका कराया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा ताकि और लोग जुड़ सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, ये इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्त वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? तो ये कोशिकाएं जो है बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस में मिलती हैं या जाइलम में। जाइलम से जो है जल जो है नीचे से जो है ऊपर जाता है सभी भागों में, अर्थात टहनियों में, पत्तियों में जो है जल का काम, जल का संवहन जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है, तो ये जो है भोजन का जब निर्माण हो जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसमें दिया गया है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, जाइलम और विभोज्योतक में या फ्लोएम में पाई जाती हैं। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्त वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है? कैसी कोशिकाएं? तो ऐसी कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस में मिलती हैं या जाइलम में मिलती है या विभोज्योतक में या फ्लोएम में मिलती है। तो ये जो है फ्लोएम में मिलती है। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका को जल अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दबाव अर्थात दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो ये आपसे पूछा गया है। विकल्प है केंद्रक है या कोशिका द्रव्य है या प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका भित्ति है। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये जो है कोशिका भित्त होती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में मौजूद की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल में या विद्युत रासायनिक स्पंदों में, हार्मोन्स में या प्रोटीन्स में जो है परिवर्तन कर देती है। तो एक परिवर्तन जो है जल में कर देती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है के आर पार गति का वर्णन करता है। विकल्प यहाँ पर देख लीजिए,
विकल्प कह रहा है कि स्थानांतरण करता है, या बाह्य कोशिका या विसरण या परासरण, ट्रांसलोकेशन या एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस जो है करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो यह है परासरण अर्थात ऑस्मोसिस करता है। जल के अणुओं का एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में संचलन परासरण कहलाता है, और इसके विपरीत विसरण में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर संचालन विसरण कहलाता है। परासरण में कण केवल एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में विलाय और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशा में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगहीन लवक। रंगहीन जो है लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन जिसमें रंग नहीं होता है ऐसे लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड या इपिकोप्लास्टिड या क्रोमोप्लास्टिड या क्लोरोप्लास्टिड कहलाती है। तो ऐसी जो है बिना रंगहीन अर्थात रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ये ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। प्लास्टिड अर्थात लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, दूसरा है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक क्या है? तो यह हरे रंग का होता है, ध्यान रखिएगा, पत्तियों में पाया जाता है हरे रंग का पदार्थ जिसे हरित लवक कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह जो है हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, और इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हरित लवक को पादप कोशिका क्या कहते हैं? तो रसोई कहा जाता है। दूसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या है? तो यह रंगहीन लवक है, और यह जो है पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, और यह जड़ों में भूमिगत तनों आदि में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। आगे है वर्णी लवक। ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, और ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलाभित, बीज आदि में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्रों ए और बी, 2 चित्र आपको दिया गया है, ए और बी दोनों प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है, और इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? पहला विकल्प आपसे कह रहा है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो यहाँ पर डायग्राम जो है दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पर विकल्प दिया गया है। विकल्प ए में कह रहा है, विकल्प ए जो है ये कह रहा है आपसे कि समसूत्री विभाजन। विकल्प ए में पहले में जो है ए कह रहा है समसूत्री विभाजन, और बी कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरा में के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बी में कह रहा है ए अर्धसूत्री विभाजन, बी समसूत्री विभाजन, और दूसरा है कि युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे विकल्प है कि समसूत्री विभाजन, ए जो है ये समसूत्री विभाजन है, बी अर्धसूत्री विभाजन है, युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए और बी अर्धसूत्री विभाजन है, और वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें जो है सी विकल्प सही है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित
शैवाल, ईस्ट अमीबा, प्रोटोजोआ होता है। और सूत्री विभाजन क्या है? तो सूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है और यह विभाजन 5 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें फार्मेरी तथा मुरे 2 वैज्ञानिक थे, अर्थात 1905 में ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया और इस विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीज़मैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रैसबर्गर ने 1888 में किया था और यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? रसधानी में होती है या हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में या पराक्सीसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। एंडोसाइटोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा या अवशोषण के द्वारा होता है। वह प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो गैसीय विनिमय विसरण के माध्यम से होता है। विसरण अर्थात डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में भी विसरण की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी या लवक पाया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें विकल्प जो है डी सही है, लवक। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं और लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं वाले गोल और अंडाकार रचना होती है इनकी। लवक 3 प्रकार के, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्ली लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसे जो है कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित। पर्णहरित जो है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, यह वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम में ये जो है होता है? तो ये होता है हरित लवक में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। हरित लवक में पौधे के अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना, इसमें मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है और इसमें जो है क्लोरोफिल के अतिरिक्त जेंतोफिल और कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है तीर 1 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में या तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में या तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में या तीर 3 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो है किस में है? यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 लाइन दिए गए हैं। इनको बताना है कौन सा लाइन किसको डिनोट कर रहा है। तो ये जो है इसमें सी विकल्प जो है आपका सही है। तीर जो है 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 4 देख लीजिए यहाँ पर है और इसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें जो है दिखाया गया है पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो इसमें पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है?
अंतर्द्रवी जलिका राइबोसोम गाल्जी का या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो होता है अंतर्द्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रवी जलिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्र कोशिका यूकैरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है और इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना है। अंतर्द्रवी जलिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल, कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक, अम्लीय लवक, वर्णक लवक या जीव द्रव्य करता है? तो ये जो है करता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कोशिकाओं का संग्रहण करता है? स्टार्च, प्रोटीन, तेल कोशिकाओं का वर्णन करता है तो ये अवर्णीय लवक है, ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिका लवक अर्थात प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णीय लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और तेल वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से डेस्क साइड में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर से एक चित्र आया है कि निम्नांकित चित्र में दिखाइए कि कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल में पाया। संदर्भ में दिया गया है सेल वॉल जो है इसे कोशिका भित्त कहते हैं और साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव और न्यूक्लियस को केंद्रक और वैक्यूल को रसधानी कहा जाता है। परोह सिरे या बीजांकुरण या जाइलम या जड़ है। तो इनमें से आपको बताना है। ये डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें जो है जड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जड़ रूट। चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है और कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है और कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक अर्थात गार्ड कोशिकाएं किस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल होती है? वाष्पोत्सर्जन में या परिसंचरण में या भोजन का परिवहन करने में या अनुवर्ती संचलन में? तो आपको बताना है रक्षक गार्ड। सेल कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती है? तो ये प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। ध्यान रखिएगा, गार्ड कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं और ये कोशिकाएं पत्तियों, तने और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित विशेष कोशिकाएं होती हैं और जिनका उपयोग गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्त क्यों पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्त क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्त विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ये पहला विकल्प ही आपका सही है, तो ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका भित्त सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती हैं और कोशिका भित्त 2 परतें होती हैं जिनमें मध्य लमेला नामक दीवार होती है और कोशिका भित्त का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना और तथा एवं विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलनी पट्टिकाएं सेव्स प्लेस में पाई जाती हैं। फ्लोएम नली कोशिकाओं में, फ्लोएम सहचर कोशिकाओं में, फ्लोएम तंतु कोशिकाओं में या फ्लोएम
पैरेन्काइमा में पाई जाती है। तो ये पाया जाता है फ्लोएम नली कोशिकाओं में। चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है और फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों का पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गाल्जिकाय में या रसधानी में या लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है रसधानी में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अपशिष्ट उत्पादों को पादपों कोशिकाओं के अंदर रसधानी में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊतक टिश्यू, जिसमें कि प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया है। तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर सेंड कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और लोग जुड़ सके, उनको भी फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिए TEACHING टीचिंग और DARPAN दर्पण, बिना स्पेस का ऐसे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पूरा जो है कंप्लीट होने के बाद बुक आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।